हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक हुए, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और घर में बैठ के अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बिल्कुल नहीं रोक रहे होंगे, क्योंकि कोरोना दिलाएगा सीट, कोरोना दिलाएगा वैकेंसी, कोरोना दिलाएगा क्या आपको, आपकी ड्रीम जॉब। और वो ड्रीम जॉब का है आपकी डिफेंस की, इंडिया की। लेके आ गया मैं आपके लिए आज का डिफेंस का इंडिया का कोर्स। और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से हम पॉलिटी खत्म कर दें, ताकि हम इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसे जो थोड़े छोटे सब्जेक्ट्स हैं उन पर जाके अपनी कमांड बना सके और क्रैश कोर्स का कर सके। मैं पहले बता दूं, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ आपके क्रैश कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। मेरे ख्याल से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, क्योंकि अगर मैं बेसिक्स समझाने में गया तो मेरे को इस पॉलिटी को 2-3 हफ्ते और ड्रैग करना पड़ेगा। मैं आपको अब जो पढ़ाने वाला हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बेसिस पे पढ़ाने वाला हूँ कि इस आर्टिकल में क्या होता है। लेकिन मैं आपको अगर कोई जैसे बिल का प्रोसीजर होता है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है। हमारे पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि अब कोरोना के चक्कर में आपको पता ही है कि 10 जून के बाद आपका सारा डिफेंस का एग्जाम होगा। तो हमारे को और भी कोर्स करके फिर मेरे को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाने हैं, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं। बस स्टिल जितना भी हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। और ये जो भी सारे मतलब डिटेलिंग चीज़ें होती हैं वो मैं चाहूँगा कि आप खुद से पढ़ लें, ताकि हम और सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से ध्यान दे सकें, क्योंकि इसके बाद हमारे को स्टैटिक पोर्शन भी करना है, जो कि एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। फिर हम कोशिश करेंगे आपके करंट अफेयर भी करवा दें। तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। मैं आपको पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और आपको या तो एक कुछ लाइक नोट्स के फॉर्म में दे दूंगा जो ग्रुप पे हमारा व्हाट्सएप पे। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो मैं बता दूं, आपको 9555092179 पे करके मैसेज कि सर प्लीज़ ऐड मी टू द ग्रुप। सर मेरे को ग्रुप का हिस्सा बनाइए। मैं पूछूंगा कौन सा ग्रुप, विच ग्रुप, तो आपको बोलना है यूट्यूब एनडी है, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उस ग्रुप में आई थिंक 70 मेंबर्स हैं अभी, और मैं आज रात से उसमें पीपीटीज एंड पीडीएफ शेयर करने शुरू करूंगा, थोड़े फ्लो चार्ट और माइंड मैप्स भी, जिससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। तो प्लीज़ उसको बनिए। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, 9555092179, 3 बार 5 092 179, ये मेरा नंबर है। आप मेरे को उस पर मैसेज कर सकते हैं, SMS या व्हाट्सएप, दोनों में से मैं आपको ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। यहाँ का पॉलिटी का इंडिया का क्रैश कोर्स जिसे लेके आता हूँ मैं प्रण दत्ता, आपका अनअकैडमी डिफेंस और वाईफाई से डिफेंस एग्जाम का एजुकेटर। और करना क्या आपको, अगर डेली लाइव टेस्ट देने हैं जीके के, तो आपको करना क्या है, कहीं और नहीं जाना, कोई टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, वाईफाई से लाइव टेस्ट चैनल पर जाना है, इसे आज ही सब्सक्राइब करना है। मैं हर दिन 6:30 बजे लाइव जीके का लाइव टेस्ट लेके आता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एनडीए का फ्राइडे को लाइव टेस्ट लेके आता हूँ, वैसे मैं मंडे टू थर्सडे आपके लिए वहाँ पे डेली लाइव टेस्ट लेके आता हूँ। तो आप आज ही जाइए, सब्सक्राइब करें और डेली लाइव टेस्ट का लुफ्त उठाएं। अगर आपका कोई छोटा भाई मैंने जो मतलब 9 to 12 है, उसकी क्लासेस हैं और वो स्कूल नहीं जा पा रहा, तो उसकी पढ़ाई तो रुकनी चाहिए। उसे भी पूरा हक है कि वो एक दिन डिफेंस के, एसएससी के, बैंक के पेपर दे सके और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सके। तो उसको आपको कुछ नहीं करना, आपको उसे अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन डलवानी है सीबीएसई क्लास 9 to 12 के लिए। 99 रुपये में आप 1 महीने के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रन आउट टाइम का कोड यूज़ करें तो आज ही यूज़ करें कोड, और अपनी पढ़ाई को कभी रुकने ना दें। वाईफाई से डिफेंस चैनल जिसके 35,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जब तक आप ये वीडियो आएगी तो शायद हो जाएंगे, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमारे पे इतना भरोसा दिखाया, जल्दी से इसे 50,000 करवाइए और हमारे साथ जोड़िए अपनी डिफेंस जर्नी को पूरा करने के लिए। हम आपका डिफेंस एग्जाम ज़रूर क्लियर करवाएंगे। बस आपको करना क्या है, आपको हमारे पे विश्वास रखना है, और हम आपको हमारे जो हम बता रहे हैं वो उस पर पूरा अगर आप अमल करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप अनअकैडमी की कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्रणव टैंक का कोड यूज़ करो और उस पर 10% का डिस्काउंट पाए। मैं आपको अनअकैडमी के फ़ायदे बता दूँ। एक तो कॉस्ट बहुत कम है, 360 रुपीज़ पर मंथ में आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, उससे भी थोड़ी कम कॉस्ट होती है। ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन होता है आपका, क्विजेज होती हैं, लाइव टेस्ट होते हैं, मॉक्स होते हैं। उसके बाद आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डिस्कशन फोरम पे। लाइव रिकॉर्डेड दोनों तरीके के लेक्चर्स होते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो किस बात की देरी है, आज ही जाइए अनअकैडमी पे। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपको कुछ करना ही है, आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आपको उस पर कॉन्टैक्ट करके पूछना है। आपको नंबर क्या है, आपका 8448447780। आपको कुछ नहीं करना, जाके बस अनअकैडमी पे सब्सक्राइब कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके, और जो भी आपके समाधान और डाउट्स हैं वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। हमने शेड्यूल्स तो पढ़ ही लिए थे, बाकी आज हम पढ़ेंगे क्या, अपने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनको मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। हमने एग्जीक्यूटिव भी पढ़ ही लिया था, ठीक है, हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ओके, यस, हाँ, ड्यूटी रूल्स ऑफ इलेक्शन। ओके, आर्टिकल 72 होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता है कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल के अंडर आती है। आपको क्या बोलना, आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 के अंदर आपकी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर आती है।
और इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक सैटरडे को या तो वाईफाई सिटी मेन चैनल या 2.0 पे एक बहुत ही अच्छा सेशन लेके आने वाला हूँ। जैसे मैं आपके लिए आर्टिकल 32 के ऊपर लेके आया था, वैसे आर्टिकल 72 में एक पार्डन होता है, रेमिट होता है, इनका टर्म्स का मतलब क्या और इनके बीच का डिफरेंसेस क्या, मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। तो अगर डाउट है तो प्लीज़ सैटरडे तक रुक जाइए। आर्टिकल 72 के ऊपर आपका एक बहुत अच्छा सेशन मिलने वाला है। तो ये क्या होता है आपका पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, वो हर साल पूछता है कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल के तहत आपको मिलती है। तो आपका क्या बोलना है, आर्टिकल 72 के तहत। अगला फिर आपका आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो हमने यूनियन, जो आपका पार्लियामेंट और जो आपका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका केंद्र शासन, उसमें कितनी हद तक आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी कि वो किस हद तक लॉ बना सकता है, वो कौन बताता है आपको, आर्टिकल 73 या आपका आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 या आर्टिकल 73 आपको बताता है कि किस हद तक आपकी एग्जीक्यूटिव की पावर है कि वो कौन कौन सा कानून बना सकता है और कौन कौन सा नहीं। ठीक है, जैसे आपका हेल्थ स्टेट लेवल पे बना सकता है या कॉन्करेंट टेस्ट में होगा, तो कानून उस पर किस हद तक लॉ बना सकता है हेल्थ पे, या किस हद तक एक्ट निकाल सकता है, कोई स्कीम निकाल सकता है, तो वो कौन बताएगा आपको। वो हद पार नहीं करेगा यूनियन, वो कौन बताएगा आपको, आर्टिकल 73। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, कि वो हद कौन सी है जिससे एग्जीक्यूटिव आपका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर होगी किसकी, केंद्र शासन की, यूनियन की, तो वो कौन होगा आपका, आर्टिकल 73। अगले पे चलेंगे, आर्टिकल 74। ये क्या है आपका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आर्टिकल है। ये आपके किसके आर्टिकल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होता है आपका, एक तो प्राइम मिनिस्टर प्लस आपके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। पहली बात आर्टिकल 74 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। मतलब एक काउंसिल मिनिस्टर्स होगा जिनके हेड कौन होंगे, जिनका वो कौन करेगा शासन, वो कौन होंगे आपके पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो हेड होंगे। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एक प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो एड एंड एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, मतलब वो उसे सलाह मशवरा करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो वो किसकी सलाह मशवरा मानेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर और आपके काउंसिल मिनिस्टर्स के। तो ये कौन कहता है आपका, आर्टिकल 74। आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को अपॉइंट करता है या नियुक्त करता है। दूसरी चीज, मिनिस्टर्स राष्ट्रपति के द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन किसके एडवाइस पे, किससे सलाह मशवरे करके, आपके प्राइम मिनिस्टर पे। और ये एक आपका 91वां संविधान संशोधन या 91st कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट जो आपका 2003 में आया था, उससे हमने 15% लिमिट कर दी थी। अबे 15% लिमिट क्यों करी थी, आपसे पूछना और आपको समझना बहुत अनिवार्य है। क्यों करी थी, क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, आप कोलिशन गवर्नमेंट थी बहुत सारी, तो आपको अगर नंबर्स नहीं मिल रहे कि आप एक मेजोरिटी लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो अब क्या करेंगे, आप किसी को लालच देंगे कि हम तुम्हें मिनिस्टर बना देंगे, हम तुम्हारे को इतने ये पद दे देंगे ये सब। तो उसी को रोकने के लिए हमने 15% लिमिट लगा दी। किसके 15% लिमिट, कितनी, जितने आपके मैक्सिमम मतलब मेंबर्स होंगे हाउस के, आप उससे ज़्यादा अपने मिनिस्टर्स नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए 100 हैं, तो 100 का 15% कितना हुआ, 15। आप सिर्फ 15 मिनिस्टर्स ही बना सकते हैं। 70 है, 70 का 15% कितना हुआ, 7 और 3.5, मतलब आपसे 11-12 मिनिस्टर्स ही बना सकते हैं। तो ऐसा क्या करेंगे, ये आपकी 15% लिमिट है। ये पहले नहीं थी, आपकी 91वें संविधान संशोधन या आपको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2003 में ऐड करी गई थी। आपको समझना है। अगली चीज, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 होता है आपका अटॉर्नी जनरल का, और अटॉर्नी जनरल हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। मतलब लॉ या के कानून के तहत जो सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर होगा वो कौन होगा, आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट भी करते हैं, और ये कितने पैसे लेंगे, कितनी इन्हें सैलरी मिलेगी, वो भी हमारे प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट जो आपके राष्ट्रपति होते हैं वो इन्हें नियुक्त भी करते हैं, और प्लस जो इन्हें जितना पैसा मिलना है ये भी कौन डिसाइड करता है, आपके प्रेसिडेंट या आपके राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं। अगली चीज़ है, क्या करते हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है अटॉर्नी जनरल का, वो है आपका कि ये यूनियन गवर्नमेंट जो आपका केंद्र शासन होता है उसके एडवाइज़र होते हैं सारे लीगल मैटर्स, मतलब सारे कानूनी जो आपके मैटर्स होते हैं उस पर कौन एडवाइस करेगा, आपका अटॉर्नी जनरल ही एडवाइस करेगा आपकी यूनियन गवर्नमेंट को। यूनियन गवर्नमेंट को एडवाइस करने वाला कौन है, आपका सिर्फ अटॉर्नी जनरल, और ये आर्टिकल 76 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल के तहत आते हैं, तो आपके का बोलना आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के तहत आपके अटॉर्नी जनरल आते हैं। समझ आ गया, मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा। आगे चलेंगे, अब देखते हैं। आर्टिकल 77 कहता है कि कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, कि जो गवर्नमेंट है आपकी, जो आपकी सरकार है, जो भी उसके वो हर दिन के मतलब डिसीजंस होंगे, बिजनेस होगा, वो कैसे कंडक्ट होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन आर्टिकल के तहत बता रहा हूँ कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस सरकार के प्रेसिडेंट के नाम पे होंगे, मतलब उनकी साइन होगी, और जो भी एग्रीमेंट, जो भी आपका MOU बनेगा वो किसके नाम पे बनेगा, आपके राष्ट्रपति के नाम पे बनेगा। तो ये एक आपका आर्टिकल 77 होता है। ऐसा पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री एंड ऑल द एक्शंस आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट,
मतलब प्रेसिडेंट आपके आपके राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड हैं देश के, और जो सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। तो कौन सा आर्टिकल में है? आपको आर्टिकल 77 कहना है। आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं, मैं इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये हम ड्यूटीज़ वैसे सारी डिस्कस कर चुके हैं कि एड एंड एडवाइस करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। फिर जो भी आपके एमपीज़ होंगे बताएंगे कि हाँ इनको मिनिस्टर बनाइए। फिर अगर प्रेसिडेंट जब भी कोई रिपोर्ट मांगता है तो ये प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य है कि वो उसी टाइम पे उन्हें रिपोर्ट दें। तो वो कौन है? आपके आर्टिकल आपके 78 याद अगर आप जानना चाहते हो तो आप नोट से पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास है, क्योंकि एक क्रैश कोर्स है तो मैं इतना डिटेल में जाऊंगा नहीं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो इसलिए मैं डिटेल में जाने का मतलब कुछ समझता नहीं। ओके, तो आपका आर्टिकल 77 और आपका आर्टिकल 78 हो गया। इसको हम फिर से अभी जब खत्म कर लेंगे सारे जितना मैं लेके आया हूँ उसको फिर से हम एक बार रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए आप ये मान लीजिए कि आपका आर्टिकल 77 और आपका आर्टिकल 78 हो गया। अब आते हैं पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट में मैं फिर भी बता चुका हूँ। आर्टिकल 79 कहता है, आर्टिकल 79 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा, कि पार्लियामेंट कैसे बनेगा और क्या होगा। तो उसमें कौन कौन होता है आपके पार्लियामेंट में? एक आपका प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में, लेकिन आर्टिकल के तहत मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे पूछ लें कि आर्टिकल 79 क्या कहता है तो आपको क्या बोलना है कि आर्टिकल 79 कहता है कि पार्लियामेंट किस तरीके से बनेगा और क्या क्या उसमें होगा। तो वो कौन कौन होता है आपके? एक तो राष्ट्रपति, आपका लोकसभा और राज्यसभा उसमें होता है। पार्लियामेंट के बारे में कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स की राज्यसभा, ये आपका क्या है? आपका आर्टिकल 80 का आपका राज्यसभा के ऊपर, इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं या अपर हाउस भी कहते हैं, आपको समझना होगा, ठीक है। इसे हम अपर हाउस भी कहते हैं। और लोकसभा किस में आता है? हाउस ऑफ पीपल, ये आपका आर्टिकल 81 में होता है। आर्टिकल 81 ये जो हाउस ऑफ पीपल है इसे हम लोकसभा या लोअर हाउस भी कहते हैं। ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ क्या होता है। तो अब मैं आर्टिकल्स के तहत आपको बता रहा हूँ कि हाँ कौन सा आर्टिकल बताता है कि हाँ पार्लियामेंट क्या होगा। तो काउंसिल ऑफ स्टेट आपका आर्टिकल 80 और काउंसिल ऑफ जो आपका हाउस ऑफ पीपल होता है आपका आर्टिकल 81। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम राज्यसभा या अपर हाउस भी बोलते हैं। 2 मिनट, ये अपर लोअर लिख दिया मैंने। इसे हम अपर हाउस भी बोलते हैं। और आर्टिकल 81 में हम जो आपका हाउस ऑफ पीपल होता है उसे हम लोकसभा या लोअर हाउस भी बोलते हैं। ओके, और ये आपका पार्लियामेंट है। अगला आर्टिकल 82 क्या होता है कि हर सेंसस के बाद आपकी रीएडजस्टमेंट होगी। रीएडजस्टमेंट कितने की सीटें जो हैं वो कितने एरिया में बटी होंगी, ठीक है। कौन सी सीट हम आपके लिए SC ST के लिए करेंगे, आरक्षित करेंगे। ओके, फिर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी छोटी है तो अगर उसे बड़ा करना है क्योंकि पॉपुलेशन उसकी बड़ी हो गई है तो उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारा क्या होगा आपका रीएडजस्टमेंट में। मैं इसमें भी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपका इंडिया का फुल फ्लेजेड कोर्स चल रहा होगा तो मैं फिर भी उसको बताता, लेकिन इतना अभी नहीं लगता कि क्रैश कोर्स में मेरे को इतना बताने उचित है। 83 कहते हैं कि ड्यूरेशन बोथ हाउसेस, कि लोकसभा आपका 5 साल के लिए होगा, राज्यसभा 3 साल के और आपके 6 साल के लिए, और हर 2 साल में राज्यसभा से 1/3 मेंबर जो हैं आपके वो क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे। और लोकसभा में 5 साल के बाद लोकसभा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, फिर एक नई लोकसभा आएगी। और लोकसभा आपका एक टेम्परेरी हाउस है और राज्यसभा आपका एक परमानेंट हाउस है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आर्टिकल 84 आपका कि क्वालिफिकेशन ऑफ MPs क्या होंगे, कि MPs की क्वालिफिकेशन। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा में 30 साल, आपके लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। लोकसभा का बनना है तो लोकसभा के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा का बनना है तो आपको राज्यसभा की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा में अगर आप जा रहे हो तो आप हिंदुस्तानी सिटीजन होने चाहिए, और राज्यसभा में भी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दोनों में होना चाहिए। तो ये क्या होता है आपका क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये आपको आर्टिकल के तहत बता रहा हूँ, वरना हम सारे आपको बता चुके हैं। और 85 भी आपको यही बताता है कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट कितने कितने होंगे, कि कौन कौन से सेशन। 3 सेशंस होते हैं जिनके बीच में मैक्सिमम ड्यूरेशन आपका 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। 2 सेशंस के बीच में आपका 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं हो सकता। और ये आर्टिकल 84-85 क्या बताता है आपके क्वालिफिकेशंस ऑफ MPs क्या क्या होंगे। तो मेरे ख्याल से इतना भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं आगे। 2 मिनट रुक जाइए। और आपको कोई डाउट है, कुछ भी आप चाहते हैं पूछना, तो आपको क्या करना है, बस आपको कमेंट में लिख के बताना है। मैं आपका डाउट पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, मैं 10 आपको 10-20 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। मैं भी अपना, मेरे गले में दर्द है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। आगे आर्टिकल 87 और आर्टिकल 88 क्या कहते हैं कि प्रेसिडेंट एक स्पेशल एड्रेस देगा, ठीक है। स्पेशल एड्रेस कब? जब आपका नई लोकसभा का पहला सेशन होगा, ठीक है, नए साल का पहला सेशन होगा। ओके,
बजट हो रहा होगा तो जो रिपोर्ट है उसको पढ़ के बताएंगे। तो ये सारे स्पेशल सेशंस होते हैं जो आपके प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को संबोधित करते हैं। तो वो कौन बताते हैं हम आपको, आर्टिकल 87 और 88। उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, या आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, आपका आर्टिकल 89 टू 92 होता है। और आपका हाउस ऑफ पीपल की 93 टू 96 होता है आपका लोकसभा। ये भी आपको यही बताता है कि ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट की उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या फंक्शनिंग हो सकती है, कौन आपका स्पीकर होगा, और अगर लोकसभा में है तो फिर उसकी पावर्स क्या होंगे। फिर आपका जो मतलब चेयरमैन होता है आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, जो क्या आपका राज्यसभा होता है, तो वो कौन होगा, वाइस चेयरमैन कौन होगा, ऐसा आपको कौन बताता है, आपका आर्टिकल 89 टू 92। और हाउस ऑफ पीपल में 93 टू 96। फिर आपका कंडक्ट कैसे होगा बिजनेस वहाँ पे पार्लियामेंट का, कि पार्लियामेंट में हम कैसे चीज़ें करेंगे, बिल कैसे पास करवाएंगे, और बातचीत कैसे होंगे, अगर कोई बिल लेके आना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये कौन बताता है आपको, आर्टिकल 100 आर्टिकल क्या बताता है आपको, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट। ये भी आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, हर साल आता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट किस आर्टिकल के तहत, हमें पता है किस अनुच्छेद के तहत आपका बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट कंडक्ट होता है, तो वो कौन होगा आपका, आर्टिकल 100। ओके, अगला है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, कि आर्टिकल 101 से 104 कि एमपीज किस कारणवश आपके डिस्क्वालीफाई करे जा सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास है, ठीक है, कुछ मतलब आप शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, कुछ ऐसी हरकत कर लेते हैं जो आपके हाउस के रूल्स के खिलाफ है, तो वो क्या होगा, आपके एमपीज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और सारे डिस्क्वालिफिकेशन और क्या प्रोसीजर, ये सब हमारे को आर्टिकल 101 से 104 के बीच में पता चलता है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 105 बताता है कि ताकत, प्रिविलेजेस और आपकी इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, कि पार्लियामेंट के जो भी सदस्य हैं उनके पास क्या इम्यूनिटीज़ हैं, क्या पावर्स हैं, और कैसे कैसे बच सकते हैं, उनके पास क्या क्या अलग सुविधाएं हैं। तो ये कौन बताता है आपको, आर्टिकल 105 आपको ये बताता है। आर्टिकल 105 क्या बताता है हमको, हमें कि पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स। ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं। डायरेक्ट जो मैंने लिखा मैंने बॉक्सेस में, ये आपको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज किस आर्टिकल के तहत होता है, या मतलब किन आर्टिकल्स के तहत होता है आपको। तो आर्टिकल 101 से आर्टिकल 104 के बीच में आपको बताना है। आते हैं फिर आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि बिल पास करने का क्या प्रोसीजर है, बिल इंट्रोड्यूस करने का प्रोसीजर है। आर्टिकल 107 बताता है कि बिल इंट्रोड्यूस और पासिंग कैसे होगी। आर्टिकल 107 बताता है, 108 बताता है कि जॉइंट सिटिंग जो आपके दोनों हाउसेज के, जो मैंने बताया है कि प्रेसिडेंट बुलाता है और स्पीकर उस पर प्रिसाइड करता है, तो वो कब बुलाई जाएगी, किस स्थिति में बुलाई जाएगी। आर्टिकल 109 बताता है कि मनी बिल क्या होता है, और आर्टिकल 109 ये भी बताता है कि ये कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। आपको पता होना चाहिए कि मनी बिल आपका राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो जहाँ से भी पूरा मतलब क्रैश कोर्स से अलावा पूरा जो पढ़ा होगा पॉलिटी उन्होंने बताया होगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, आपके एग्जाम के बाद मैं फिर भी ले आऊँगा कि मनी बिल का क्या प्रोसेस है, या सैटरडे सेशन ले आऊँगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि टाइम की स्कार्सिटी है। तो आप ये समझिए थोड़ी बात, कि आपके काउंसिल ऑफ स्टेट जो आपका राज्यसभा, उसमें मनी बिल नहीं जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं होगा, और उस पर डिस्कस हो सकता है, लेकिन मानना ना मानना वो फिर आपके लोकसभा के हाथ में। आर्टिकल 110 बताता है कि मनी बिल की डेफिनेशन क्या है, कि किन एक्ट्स को, किन बिल्स को हम मनी बिल कहेंगे। सबको नहीं कह सकते, किन एक्ट्स और किन बिल्स को हम मनी बिल कहेंगे, जिनमें पैसों का थोड़ा लेन देन या पैसों का जिक्र होता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आपका मनी बिल। आर्टिकल 111 कहता है कि एसेंट कैसे मिलेगा, कि राष्ट्रपति आपके सिग्नेचर कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस होगा कि राष्ट्रपति तक बिल पहुंच जाए, क्या राष्ट्रपति हमें वो बिल वापस कर सकते हैं, लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, फिर जाएगा, या कुछ और सिचुएशन होती है, वो क्या बताता है आपको, आर्टिकल 111। वो क्या होता है आपका पूरा एसेट ऑफ बिल, कि राष्ट्रपति के दस्तखत कब और कब कैसे होंगे, ये कौन बताता है आपको, एसेट ऑफ बिल। और ये पूरा आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, कि कानून बनाने की ये तरीका होता है आपका। मेरे ख्याल से आपको इतना भी ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, फिर आते हैं आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। वो क्या होती है आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि आपका बजट शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, कि जो आपका बजट शब्द होता है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं करा जाता, ठीक है। उसकी जगह क्या करा जाता है, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो आपका बजट होता है, बजट के सेशंस होते हैं, ठीक है, और क्या सेशन होगा, कौन क्या डिस्कस करेगा, ये आपका आगे वाले आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जो है आपका प्रोसीजर ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। पहली बात, पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर होगा, ठीक है, कि आपके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे पास होगी, कैसे नहीं पास होगी। ये क्या होगा आपका प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स, कि जो आपका पार्लियामेंट है उसमें किस तरीके से इस पर डिस्कशन करा जाएगा, कौन क्या बोल सकता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्या करेगा, अगर आपको कोई कट लेना है, कोई डाउट रेस करना है तो वो कैसे होगा, वो क्या होगा आपका प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। अप्रोप्रिएशन बिल्स क्या होंगे, कि अगर आपको इन पैसों के अलावा भी कुछ अन्य पैसे चाहिए तो क्या होगा, आप अप्रोप्रिएशन बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर सप्लीमेंट्री एंड एडिशन और एक्सेस ग्रांट, कि आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट चाहिए, मतलब उसी के साथ कुछ और भी। एडिशन मतलब आपको जितना मिलेगा उसके अलावा भी कुछ चाहिए। और एक्सेस ग्रांट, कि हाँ जितना मिलते जा रहा है उतना कम है, लेकिन फिर भी आप हमारे को ग्रांट दीजिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट या जो हमारा हम जो चीज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रही है।
और आर्टिकल 116 क्या कहेगा कि वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और आपका ग्रांट से क्या होता है। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो आर्टिकल 116 है इसके ऊपर एक जल्दी आर्टिकल लेके आऊँ कि कितने तरीके के मोशन कट्स होते हैं, जैसे टोकन कट होता है, इकोनॉमी कट्स होता है, सारे क्या कट्स होता है, इसके ऊपर एक अलग से आर्टिकल लेके आऊँ, मतलब एक सेशन लेके आऊँ इस सैटरडे संडे में। तो चिंता मत करिए, उसके ऊपर भी आपको एक सेशन मिल जाएगा। ओके, तो आज मैं इतना लेके आया था, लेकिन फिर भी हम इसे पूरा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। जितना हमने यूनियन से स्टार्ट करा था, हमने जितना यूनियन से स्टार्ट करा उसका एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका यूनियन ऑलमोस्ट फिनिश हो गया, इसके बाद कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। तो एक बार पूरा यूनियन मैं सोच रहा हूँ आपको पूरा रिवाइज करा दूँ। यूनियन में 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ओके, यही हमने पढ़ लिया था। अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपका एक लेजिस्लेचर होगा, एक आपका एग्जीक्यूटिव होगा और आपका जुडिशियल होगा। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट और 2 पार्लियामेंट आएगा। पार्लियामेंट तो इन तीनों को वैसे मिला के बोलते हैं। और आपका पार्लियामेंट में आपका राज्यसभा और लोकसभा आएंगे। क्या मेंबर्स होते हैं, क्या सब कुछ हमने पढ़ लिया, क्या क्वालिफिकेशन होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में फिर आपका एग्जीक्यूटिव आएगा। एग्जीक्यूटिव क्या होगा आपका कि प्राइम मिनिस्टर और उनका जो काउंसिल मिनिस्टर्स है, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर्स आपके प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए होंगे। ओके, फिर आपका आएगा जुडिशियल। जुडिशियल आपका आएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होगा। ये क्या होगा आपका कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन। इतना हो गया, कंप्लीट करिए। फिर आपका पार्ट 5 है ये कि आपका 52 से लेके 151। 52 से लेके 151 में क्या आता है आपका कि एक तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, दूसरी चीज़ पार्लियामेंट क्या होगा, तीसरी चीज़ आपका जुडिशियल डिपार्टमेंट क्या होगा, फिर आपका ऑडिटर जनरल क्या होगा। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और ऑडिटर जनरल अलग होते हैं। ऑडिटर जनरल आपका एक तरीके से गवर्नमेंट का सीए होता है, और आपका अटॉर्नी जनरल एक तरीके से कानून का मतलब जो यूनियन होता है उसका एक तरीके से एडवोकेट होता है, एक समझ सकते हैं आप। ठीक है, मैंने पार्लियामेंट तक तो कर ही लिया था। कल हम आपके जितना पार्लियामेंट का बच्चा था प्लस आपका जुडिशियल और आपका ऑडिटर जनरल निपटाएंगे, तो कल आपका यूनियन पूरा खत्म हो जाएगा। आज के लेक्चर मैं मानता हूँ थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको इसे बार बार सुनना है। मैं इसलिए छोटा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप बार बार सुने और बार बार इसे एब्जॉर्ब करके इस चीज़ों को समझे कि हाँ क्या समझना चाहिए हमारे को। ठीक है, अगला प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिए थे कौन कौन से। सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फिर आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, फिर आपके जाकिर हुसैन जी थे, फिर आपके वीवी गिरी थे, फकीरुद्दीन अली अहमद थे, नीलम संजीवा रेड्डी थे, ज्ञानी जैल सिंह जी थे, फिर आपके आर वेंकटरमन थे, फिर आपके शंकर दयाल शर्मा थे, फिर आपके के आर नारायण थे, फिर आपके एपीजे अब्दुल कलाम थे, फिर आपके प्रतिभा पाटिल थी, फिर आपके प्रणब मुखर्जी थे, और फिर आपके रामनाथ कोविंद जी थे। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एक तो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं, और एक कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज होते हैं। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है किससे, आपके एक तो सारे लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड एमपी से, और सारे स्टेट्स के एमएलए से, प्लस आपके एमएलए ऑफ पौंडीचेरी एंड दिल्ली, ये होता है। उनका टेन्योर 5 साल का होता है और हम इसे रिन्यू भी कर सकते हैं, मतलब एक और बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 53 का कहता है कि प्रेसिडेंट सारी अथॉरिटीज़ को एक्सरसाइज करेगा और सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास होगी। और दूसरी चीज़, कोई भी अगर हम डिसीजन लेते हैं एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, कोई एग्रीमेंट या एमयू साइन करता है, तो वो सिर्फ हमारा प्रेसिडेंट के नाम पे बनेगा, प्रेसिडेंट ही उस पर दस्तखत करेगा। ओके, और हमेशा प्रेसिडेंट के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, वो होंगे, उनको उनसे सलाह मशवरा करने के लिए। और प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, वो एक पूरा घर है उनका जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 52 कहता है कि हमारे पास एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 53 कहता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव हेड है। 54 हमने देखा कि इलेक्शन प्रेसिडेंट क्या होता है। फिर हमने 55 देखा कि किस तरीके से इलेक्शन प्रेसिडेंट होता है। हमने देखा कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का होता है 5 साल का, और क्या क्या उन्हें चीज़ें सुविधाएं मिलती हैं। फिर हमने आर्टिकल 57 देखा कि अगर उन्हें फिर से बनना है तो क्या कंडीशन है, कि एलिजिबल है या नहीं, कि कुछ उम्र का क्राइटेरिया, कुछ पढ़ाई लिखाई का क्राइटेरिया, कुछ ऐसा जो क्राइटेरिया होता है। और हमने क्वालिफिकेशन तो पहले ही देख ली थी। आर्टिकल 58 कहता है क्वालिफिकेशन, पहली बात है 35 साल की होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, फिर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। आर्टिकल 59 देखा कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस क्या क्या होंगी, कैसे कैसे काम करेंगे। और आर्टिकल 60 देखा कि ये ओथ किस तरीके से लेंगे, क्या ये भक्षक की तरह लोग ओथ देंगे या रक्षक की तरह। तो ये एक गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ओथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं कि मैं अपने देश के संविधान का रक्षक बनूंगा, भक्षक नहीं, ये ऐसे ओथ लेते हैं। ओके, आर्टिकल 61 देखा कि इम्पीचमेंट कैसे हो सकती है प्रेसिडेंट की, हम कैसे उसे हटा सकते हैं। और आर्टिकल 62 देखा कि अगर उनका टर्म खत्म होने वाला है तो उनके टर्म के खत्म होने से पहले हमारे नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पूरा सब कुछ करवा के नए इलेक्शन की स्थापना हो जानी चाहिए। 1 जनवरी को अगर रामनाथ जी मतलब होते हैं रिटायर, तो 2 जनवरी तक हमारे को ये पता होना चाहिए कि हाँ
हमारे अगले राष्ट्रपति कौन है, और ये इनके टर्म के खत्म होने से पहले हमारा पूरा इलेक्शन का प्रोसीजर खत्म हो जाना चाहिए। ये हमने इस आर्टिकल से सीखा, आर्टिकल 62। फिर वोट ऑफ दी वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए, ये मैंने आपको पूरा बता दिया था, इससे मेरे ख्याल से फिर से बताने की जरूरत नहीं है। वैसे इतना बता सकता हूँ कि टोटल लेटर्स आपके 4896 होते हैं, जिसमें से 4120 आपके एमएलए और एमपीज आपके 776। जिससे अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो मेरा पहले का लेक्चर जाके देखे, थोड़ा पहले का, तो उसमें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, फिर हमने देखा टोटल वोट्स कितने डलते हैं आपके 10,000 98,903। तो इतने वोट्स आपके डलते हैं एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। और ये वोट ऑफ वैल्यू ऑफ एमएलए होता है, और ये वोट ऑफ वैल्यू ऑफ ईच एमपी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वोट ऑफ वैल्यू ऑफ ईच एमपी। ओके, लोकसभा राज्यसभा में कितने एमपीज होते हैं ये हमें बता रहा है, और ये सब इलेक्टेड एमपीज होते हैं, नॉट नॉमिनेटेड। कोई नॉमिनेट नहीं होगा। कितने नॉमिनेट होते हैं आपके? 2 एंग्लो इंडियंस आपके लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। ये स्पोर्ट्स हो गया, ड्रामा हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब। ठीक है, फिर हम आते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट को पास, उपराष्ट्रपति। हम एक बार पूरे ये देखेंगे कि क्या संजीवनी है। 1952 में आके सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी बने। 1957 में फिर से सर्वपल्ली राधा कृष्ण बने। 1962 में आपके जाकिर हुसैन बने। 1967 में आपके वीवी गिरी जी बने। 1969 में आपके गोपाल स्वरूप पाठक जी बने। 1974 में आपके बनसप्पा दनपाता जाटी बने। 1979 में आपके मोहम्मद हिदयतुल्ला बने, और आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बने थे एक टाइम पे। 1984 में आपके रामास्वामी वेंकट रमन बने। 1997 में आपके शंकर दयाल शर्मा बने। 1992 में आपके के आर नारायण बने। 1997 में 1997 में आपके शंकर दयाल शर्मा थे, और 1997 में आपके कृष्णकांत। 2002 में आपके भैरव सिंह शेखावत। 2007 में आपके मोहम्मद हमीद अंसारी। 2012 में फिर से आपके मोहम्मद हमीद अंसारी, और 2017 में कौन है आपके? वेंकैया नायडू जी। तो आपको यही याद होना चाहिए कि हम कौन सा वाइस प्रेसिडेंट कब बनाते हैं। ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से ली थी, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगले बात है आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 क्या कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा आपका काउंसिल ऑफ स्टेट का, जैसे हम राज्यसभा कहते हैं, और वो कोई भी मतलब ऑफिसर प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। आर्टिकल 65 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा जब या तो कैजुअल वैकेंसी ऑफिस में कोई गए हैं और ड्यूरिंग द एक्सपेंस उन्हें वाइस प्रेसिडेंट की कोई भी मतलब ड्यूटी करने को नहीं मिलेगी, वो सिर्फ प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ करेंगे। आर्टिकल 66 कहता है कि इनका इलेक्शन कैसे होगा। मैं इनके इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफरेंसेस बता चुका हूँ, फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी एमएलए वोट नहीं करता, और सारे एमपीज वोट करते हैं, भले ही वो नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। ओके, आर्टिकल 67 कहता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, जो आपके क्या है, आपका प्रेसिडेंट नहीं, आपके उपराष्ट्रपति, आपके वाइस प्रेसिडेंट की क्या टर्म्स होंगे। और 68 भी यही कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो तभी होल्ड कर देना चाहिए हमारे को, उनके टर्म खत्म होने से चले, ताकि हमारे को ये पता हमारा अगला उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट कौन है, और एक भी दिन का गैप नहीं। जैसे 1 जनवरी का अगर वेंकैया नायडू जी हो रहे रिटायर, तो 2 जनवरी को हमारे को नया उपराष्ट्रपति पता होना चाहिए कि कौन है। आर्टिकल 69 फिर से इनका ओथ या शपथ होता है। ये भी एक रक्षक की तरह ओथ लेंगे आपके भारतीय संविधान के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो रक्षक बनेंगे वैसा आपका शपथ लेंगे, ओथ लेंगे। और आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूटी ड्यूरिंग कॉन्टेजेंसी, डेथ हो जाती है, सैक हो जाते हैं या इम्पीच हो जाते हैं प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 71 कहता है कि रूल ऑफ इलेक्शंस क्या क्या होंगे आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, आर्टिकल 72 फिर से हम आ जाते हैं कि आपकी प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है। मैं फिर से बता दूं, इसके ऊपर बहुत जल्द आपको एक अच्छा सा आर्टिकल मिलने वाला है, एक बहुत अच्छा सेशन मिलने वाला है, तो इस सैटरडे को। तो चिंता मत करिए, आपको सब समझ में आएगा कि पार्डन का मतलब क्या है, रेमिट का मतलब क्या है, सस्पेंड का मतलब क्या है। ठीक है, ये सब समझ में आने वाला है। आर्टिकल 73 हमें बताता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो हमारे केंद्र में है वो कितनी हद तक रहेगी, कितनी हद तक आपकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी। फिर काउंसिल मिनिस्टर से आते का आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल मिनिस्टर होगा जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, और वो सलाह मशवरा देंगे आपके जो आपका प्रेसिडेंट होगा, आपका राष्ट्रपति, जब वो मांगेंगे। आर्टिकल 75 कहता है कि पीएम जो आपके प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रधानमंत्री है, वो आपके राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। और आर्टिकल 75 कहता है कि जो आपके राष्ट्रपति होंगे वो पीएम की एडवाइस पे आपके मिनिस्टर्स बनाएंगे। और इसमें आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि आपका 2003 में हुआ था, उससे 15% की लिमिट लगा दी थी कि अगर 100 एमपी है तो उससे 15 ही आपके मिनिस्टर्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 76 का था आपका अटॉर्नी जनरल, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, मतलब कानूनी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है देश का। इनको प्रेसिडेंट द्वारा
नियुक्त करा जाता है, अपॉइंट करा जाता है, और इन्हें रिम्यूनरेशन मतलब कितना पैसा सैलरी सबको देना है वो कौन डिसाइड करेगा? आपका राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और ये केंद्र सरकार को एडवाइस करते हैं सारे कानूनी जो आपके मैटर्स होते हैं, ऑल लीगल मैटर्स आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो मिनट जाइए मैं पानी पी लूँ। आर्टिकल 77 कहता है कि गवर्नमेंट का बिजनेस कैसे कंडक्ट होगा। इसमें मेन चीज़ एक आपको याद रखनी है, सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन फिर भी आर्टिकल आ रहा है तो बताना पड़ रहा है कि ये सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं ये आपके राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, सारे एग्रीमेंट्स राष्ट्रपति के नाम पे होंगे और वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ओके, आर्टिकल 78 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ क्या हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि क्या होगा कि एड एंड एडवाइस करना है, जो मिनिस्टर्स होंगे उनके बारे में बताएंगे। फिर अगर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट मांगता है तो रिपोर्ट कौन देंगे? आपको प्राइम मिनिस्टर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78। ओके, तो आपका पार्लियामेंट ये भी मैं तो आपको बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट आपका आर्टिकल 79 में आता है कि प्रेसिडेंट होगा, एक लोकसभा होगी और एक राज्यसभा होगी, ये तीनों मिला के आपके क्या बनेंगे? पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 का कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट होगी, एक आपकी राज्यसभा होगी जिसे हम अपर हाउस भी कहेंगे और इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहेंगे। क्या मेंबर्स होंगे, कितना सब कुछ होगा, वो सब आपके काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी आपके आर्टिकल 80 में आता है। और ये सब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी और नॉमिनेट कैसे होंगे, वाइस चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन कौन होगा, ये सब। आर्टिकल 81 क्या कहता है? आपका लोकसभा है लोअर हाउस और आपका हाउस ऑफ पीपल होता है। ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल कहाँ होगा, कितने मेंबर्स होंगे, स्पीकर की क्या पावर्स है, सारा आपका हाउस ऑफ पीपल में आता है। स्पीकर कौन बनेगा, ये सब ये आपका हाउस ऑफ पीपल में आता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन होगा, ऑपोजिशन कहाँ बैठेगी, और मिनिस्टर्स कब वोट कर सकता है कब नहीं, ये सब क्या बताएगा? हाउस ऑफ पीपल का आर्टिकल 81। आर्टिकल 82 का कहता है कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर एवरी सेंसस, की हर सेंसस के बाद क्या होगा? आपका जो सीटें हैं उनकी रीएडजस्टमेंट होगी। आर्टिकल 83 कहता है कि दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन क्या होगी? 5 साल और 6 साल, ये ऐसी ड्यूरेशन मैंने बताई है। आर्टिकल 84 कहते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होंगी आपको एमपी बनने के लिए, राज्यसभा की अलग और लोकसभा की अलग, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में भी और आज भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 85 कहता है कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कैसे कैसे होंगे, कि कब कब आपके सेशंस ऑफ पार्लियामेंट होंगे। तो ये आर्टिकल 84 और 85 आपका क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी बनाता है, पूरा एक जैसे बताते हैं ना हेड, तो आपका क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी आपका आर्टिकल 84 से आर्टिकल 85 बताता है। आर्टिकल 87 कहता है कि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट कब आपका स्पेशल एड्रेस देगा, और आर्टिकल आपका 88 बताता है कि कब देंगे और कैसे देंगे। ओके, आर्टिकल 87 और आर्टिकल 88। आर्टिकल 89 टू 80 आपका सॉरी ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, आपका काउंसिल ऑफ स्टेट्स आपका 89 टू 92 है और आपका हाउसेस ऑफ पीपल आपका 93 टू 96 है। ये हमारे को पता होना चाहिए। और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट क्या होगा? आपका आर्टिकल 100, कि पार्लियामेंट में बिजनेस कैसे होगा, कैसे बिल पास होगा, कैसे सब कुछ होगा, कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, कितने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन कितने होते हैं, स्टार क्वेश्चन कितने होते हैं, आपको मतलब ओरल रिप्लाई कब मिलेगा, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप कब पूछ सकते हैं, फिर आपको लिखित रिप्लाई कब मिलेगा, रिटर्न रिप्लाई कब मिलेगा, ये सब आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ पार्लियामेंट में आता है, जो कि आपका आर्टिकल 100 के तहत होता है। फिर आता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, कुछ उन्होंने ऐसी हरकत करी हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास हो, तो आपका आर्टिकल 101 से आर्टिकल 104 के बीच में आपको पता होगा कि आपके ये सस्पेंड हो सकते हैं। तो फिर जाइए पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स, ये आपका आर्टिकल 105 में आता है। कि आपका आर्टिकल 105 में हमारे को क्या पता होना चाहिए कि कैसे हम सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब जो क्या आपके पावर्स होंगी, प्रिविलेजेस होंगे, और जो आपके पार्लियामेंट और एमपीज के जो भी इम्यूनिटीज़ होंगी, कि उन्हें कब अरेस्ट नहीं कर सकते, अरेस्ट करना भी है तो कैसे करेंगे, क्या सेशन चल रहा है तो क्या तब हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, सेशन नहीं चल रहा तो क्या हम उसे नॉर्मली घर जाके वारंट लेके अरेस्ट कर सकते हैं, किससे परमिशन लेनी है, सब आपका किसमें लिखा है? आर्टिकल 105 में। ओके, फिर आता है आपका आर्टिकल 107, जो कि आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है। इसमें आपका बिल इंट्रो कब होगा, आपको इंटरनेट उसका इंट्रोडक्शन कब होगा, हम उसको सबके सामने कर रखेंगे, और वो पास कैसे होगा, ये सब आपका आर्टिकल 107 में लिखा है। आर्टिकल 108 कहता है कि आपका जॉइंट सीटिंग कब होगी, ये भी मैंने आपको पूरा समझाया है कि जॉइंट सीटिंग कब होगी, प्रेसिडेंट सेशन बुलाएगा, ठीक है, स्पीकर उसका प्रेसाइड करेगी, ये सब। आर्टिकल 109 कहता है कि मनी बिल क्या होता है, मनी बिल क्या होगा और कैसे होगा, और क्यों हम उसे राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये कौन बताता है आपको? आर्टिकल 109। आर्टिकल 110 बताता है कि डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स क्या होगी, कि मनी बिल असल में है क्या, क्या उसमें से पैसों का लेन देन होना चाहिए, कुछ और भी क्लॉजेस हो सकते हैं, कौन बताता है आपको? आर्टिकल 110। आर्टिकल 111 बताएगा कि हम बिल को असेंट कैसे दिलाएंगे, हम बिल को मतलब राष्ट्रपति से मंजूरी कैसे दिलाएंगे,
उसके लिए क्या प्रोसीजर है कि क्या राज्यसभा में पास होना चाहिए नहीं, लोकसभा में पास होना चाहिए नहीं, अगर कोई चेंजेस करें अप्लाई तो क्या हम उन्हें अप्लाई करेंगे नहीं, सब आपका आर्टिकल 111 में आता है। और मैं इन सब के बारे में बताता कि अगर आपका फुल फ्लेजेड कोर्स चल रहा होता, क्योंकि ये सिर्फ एक क्रैश कोर्स है तो इसलिए मैं इतना बता नहीं रहा। ठीक है, आप चाहेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम देंगे तो मैं नोट्स दे दूंगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा आपको जहाँ से आपने पहले पढ़ाई करी थी आप वहाँ से पढ़ लिए तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को पॉलिटी जितनी अच्छे से जो मेरे को लगा बताना क्रैश कोर्स में ज़रूरी है, मैंने आपको बताया। लेकिन आर्टिकल्स मेरे ख्याल से इतने ज़रूरी है नहीं है, प्रोसीजर वगैरह। लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं कहूँगा क्रैश कोर्स के लिए तो ये है नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स में इतना नहीं बताया जाएगा और टाइम बहुत कम है, हमारे को और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो आप अपने नोट्स से पढ़ सकते हैं, आप मेरे को बता देंगे तो मैं कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा पूरी। फिर आता है आपका प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स की। जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उसमें क्या प्रोसीजर होता है आपका बिल पास करने का, ऐसा कुछ। ओके, पहली चीज़ आर्टिकल 112 के तहत आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, जैसे हम एएफएस को क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आपका बजट शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में कहीं नहीं हुआ, पूरे बजट शब्द का इस्तेमाल आपके पूरे संविधान में कहीं नहीं हुआ, बजट कहीं यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हुआ। आपको पता होना चाहिए कहीं भी बजट यूज़ नहीं हुआ। प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स में आपका आर्टिकल 113 कहता है कि हाँ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट का रहेगा कि हमारे को अगर कोई फाइनेंशियल बिल पास करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा पार्लियामेंट में, कितने मतलब मत होनी चाहिए उसके बाद पास होने के लिए, क्या राज्यसभा की मंजूरी जरूरी है नहीं, ये सब कौन होगा आपका आर्टिकल 113 में। एप्रोप्रिएशन बिल्स आपका आर्टिकल 114। सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, कब किसको मिलेंगे, वो आपका आर्टिकल 115 में आएगा। आर्टिकल 116 क्या कहेगा कि आपको वोट ऑन अकाउंट क्या होगा, क्या आपको वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और ग्रांट्स कब मिलेंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्द एक सेशन मिलेगा, मैं इसको लिख लेता हूँ, मैं तो भूल ना जाऊँ, मैं इसको लिख लेता हूँ अपने पास। ठीक है, एक तो आपको आर्टिकल 72 जो पार्डनिंग पावर होती है उसमें मिलेगा, और इसी वीक आपको नेक्स्ट वीक आपको एक मिलेगा आपके आर्टिकल 116 के ऊपर, वोट ऑन अकाउंट के ऊपर, वोट ऑन अकाउंट और आपका कट सिंधी बजट। ऐसे लिख लिया मैंने, उसका चिंता मत करिए। ये क्या होगा आपका आर्टिकल 116, देखिए मैंने लिख लिया है। इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्दी एक सेशन मिलने वाला है, इसी सैटरडे या संडे या नेक्स्ट वीक पे, उसका चिंता मत करें। ओके, तो ये आपका पूरा हमने आज जितना पॉलिटी पढ़ना था हमने उसे ख़त्म कर लिया। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई अब दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को, बस ये होना चाहिए कि अब पढ़े कैसे। अब देखिए क्वेश्चन लगाने लग जाओ, हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए कि दिस वीकेंड से हम एक कोई स्पेशल सीरीज़ लेके आए जिसमें हम आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं उनको पूरा अच्छे से सॉल्व करें। तो आपको करना क्या है, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाना है, और जिससे आपको नोटिफिकेशन आए कब आपकी कोई नई वीडियो आ रही है। ठीक है, आप चाहें तो मैं एक बार आपको शेड्यूल लिख देता हूँ पूरा कि मेरी क्लासेस क्या हैं, और वैसे अगर आप पूरी शेड्यूल जानना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं कि आपको नीचे पूरा एक शेड्यूल मिल जाएगा जिसमें हम आपको सीडीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। इस टाइम पे हमारे पास चैनल पे डिफेंस चैनल पे आपके मैं बता दूं कौन कौन सी क्लासेस, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं, फिर कमेंट पूछे तो गुस्सा सा आता है कि सर्च करेंगे नहीं फिर पूछेंगे, लेकिन कोई नहीं, चलिए बता देता हूँ कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं आपके डिफेंस की। ओके, आपका एक्स एंड वाई ग्रुप की क्लासेस चल रही हैं फुल ऑन जीके बूस्टर टाइप, और आपका एनडीए की क्लासेस चल रही हैं, आपका डीआरडीओ एमटीएस का चल रहा है। ठीक है, और आपका एक सीडीएस का स्टार्ट हुआ है अभी। सीडीएस में मैंने पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं करा क्योंकि मैं थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड हूँ। एक बार आपके रवि सर जनरल साइंस खत्म करते उसके बाद मैं जंप करूँगा और आपका सीडीएस का पढ़ाने लग जाऊँगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो पढ़ाई की बात होगी, इसके अलावा क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। सुबह 6 बजे आपके लिए आता है करंट अफेयर एमसीक्यू, 6 बजे आपके लिए आता है करंट अफेयर का एमसीक्यू। 7 बजे मैं लेके आता हूँ आपका नो योर आर्मी टर्म्स, 7 AM इन द मॉर्निंग में लेके आता हूँ आपके लिए नो योर आर्मी टर्म्स, अपने आर्मी टर्म्स को पहचानिए। ओके, 8 बजे सुष्मिता मैम आपके लिए लेके आती हैं करंट अफेयर्स आपके दिन के। और 2:30 बजे में लेके मैं आता हूँ क्या सीरीज आपकी, नो योर हीरोज, नो योर हीरोज, ये 2:30 बजे। आज हमने इसमें करा है आपके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो
इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र पाने वाले यंगेस्ट आपके ऑफिसर बने थे। ठीक है, नो योर हीरोज। हमने इसमें विक्रम बत्रा और आपके कैप्टन मनोज कुमार पांडे हम कर चुके हैं। और आपके इसमें नो या आर्मी टर्म्स आई थिंक आपका मार्कोस, फील्ड मार्शल, एवीएसएम। और आज भी हमने क्या करा आपका पैरा एसएफ और बलिदान में, जैसे हमें प्रियांशु जायसवाल जी ने सजेस्ट करा था। तो प्रियांशु जायसवाल जी अगर आप ये लेक्चर सुन रहे हैं तो प्लीज़ थैंक यू, तहे दिल से आपको थैंक यू। बहुत जल्द और बच्चों के भी सजेशंस हमें मिलते हैं तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। आपको करना क्या है, 7 बजे का सेशन अगर सुबह नहीं देख पाते तो बाद में देखिए, और नो यर हीरोज़ को भी आप बाद में देखिए। लेकिन मेरे को ये बताइए सजेशंस में और कमेंट्स में कि आपको कौन सा सेशन चाहिए। तो आपके टोटल अभी डिफेंस की क्लासेस इतनी चल रही हैं, इसके अलावा भी बहुत प्लानिंग है, करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ उत्सुकता है कि सर अभी से पढ़ना है, आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी पे जाना है और सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे हमारे रेगुलर कोर्सेज चलते रहते हैं। मेरा करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। और वो करंट अफेयर ना के सिर्फ एनडीए, एक्सएल माई ग्रुप, एनडीए, डीआरडीओ, एमटीएस, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ हर एग्जाम के लिए है, इवन नेवी एमआर के लिए। तो उस जाइए, उस कोर्स को सब्सक्राइब करें और अपनी 6 महीने के करंट अफेयर्स एक ही बारी में कंप्लीट कर लें। ओके, मार्च तक। ओके, और बाकी एजुकेटर्स भी जैसे मैथ्स के कोर्स आने वाला है, ठीक है, विकास सर का। और फिजिक्स का तो कोर्स चल ही रहा है आपका फिजिक्स का, और सुनील सर का भी बहुत जल्द कोर्स आ जाएगा। तो टीम पूरी लगी हुई है, बस आपको करना क्या है, आपको अपने पे विश्वास रखना है और ये मेक श्योर करना है कि आप हारे ना कभी भी, आप खुश रहें हमेशा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। क्योंकि जो आदमी बेस्ट देने की सोचता है वही आदमी को ज़िंदगी में कर पाता है। जो आदमी अपने ऊपर एक अलग सा प्रेशर ले लेगा कि सर मेरे को इसलिए करना है, मेरे को इसलिए करना है, वो मेरे ख्याल से स्ट्रेस में ही निकल जाता, अपना बेस्ट नहीं दे पाता, फिर रोता सर मेरे सिलेक्शन में मैंने मेहनत करी। अगर आप मेहनत करोगे ये सोच के कि बस मेरे को अपना बेस्ट देने के लिए मेहनत करनी है, तब आपको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप ये सोच के मेहनत करोगे कि मेरे को पेपर क्लियर करना, तो मेरे ख्याल से फिर अगर पेपर क्लियर नहीं होगा तो निराशा बहुत होती है। आप बेस्ट दो, फिर भी अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हो रहा तो आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ कमी थी, आप में कहाँ लैग कर रहे थे और क्या कोई चीज़ थी जिससे आप नहीं पेपर क्लियर कर पाए। लेकिन आप अगर हताशा ही लेके मन में रहेंगे कि मैं क्यों नहीं क्लियर कर पाया, तो आप कभी भी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे और अपनी गलतियों को खुद से महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि होता क्या है बच्चों, इंसान ही अपना सबसे बड़ा क्रिटिक बन सकता है, इंसान ही अपना सबसे बड़ा सहायक बन सकता है। कोई और नहीं आएगा आपकी कभी मदद करने, ना कोई आया है ना कोई आएगा। सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं, सब आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन करना तो आपने है ना। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन मैं आपके बदले जाके पेपर नहीं दे सकता। अगर ऐसा होता मैं तो हर बच्चे को जाके पेपर दे देता और सबको जॉब दिला देता। लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ना आपको है, पेपर आपको देना है। हम ही यहाँ पे सिर्फ गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप इसे पॉजिटिव लें। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप व्यवहार ज़्यादा करते हो, पढ़ाते कम हो, लेकिन ये बातें भी समझाना हमारा ही फ़र्ज़ है कि आप डिफेंस के बच्चे हो। मोटिवेशन की कमी कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो हमारे यही एम रहता है कि हम हर एक बच्चे को अपने से जोड़ें, हम एक पर्सनल टच दें। क्योंकि हमारे एंड से कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे को आपसे कुछ चाहिए या हमारे को आपसे कुछ कमाना है। हमारे एंड से यही है कि हर घर से एक ऐसा केपेबल आदमी निकले, हर एक घर से एक ऐसा केपेबल ऑफिसर निकले जिनको हमारे को गर्व हो, और मैं उनके ऊपर अपनी नो योर हीरो सीरीज़ में एपिसोड लेके आऊँ। तो मैं तो यही चाहता हूँ और यही मेरा मोटिव है। आपको वो कुछ नहीं करना, बस अपना बेस्ट देने की सोचनी है, कभी भी निराश नहीं होना और कभी भी ये नहीं सोचना कि हम किसी से कम हैं। आप किसी से कम नहीं हो, आप अपने जैसे यूनिक हो और आप अपने जैसे इकलौते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना। लोग जिस स्थिति में आप हो उस स्थिति में 100 लोग आने के लिए तरसते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का कुछ भी दे सकते हैं आपकी स्थिति में आने के लिए। ठीक है, तो ये सोचना है हमेशा, अपने से आगे वाले को मत देखो, अपने से पीछे वाले को मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, किसी पे उंगली मत उठाओ, ना किसी को मौका दो कि वो आप पे उंगली उठाए। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपने अराउंड भीड़ इकट्ठी करो। ठीक है, देश का नाम ऊंचा करो, अपने लिए अपना नाम ऊंचा करो, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करो, और तभी होगा जब आप अपना बेस्ट देंगे। तो गाइस थैंक यू। इसी एक एक मोटिवेशन के साथ मैं ये होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विश्वास बनाए रखें कि आपका पेपर हम क्लियर करवाएंगे। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।